हर हफ्ते आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो कि भारत में लाखों लोगों की जिंदगियों को बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपने ऊपर कुछ ट्राई किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किया, और जब वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुए उन्होंने लोगों को सिखाना शुरू किया। इसी एक दौर में, इसी एक रास्ते पर हमारे बीच में आज मैं जिस पर्सनालिटी को हमने इनवाइट किया है, दोस्तों, ही इज नोन एज हाइक स्पेशलिस्ट। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, हाइक स्पेशलिस्ट, और भारत में ये कमाल का काम कर रहे हैं। आइए दोस्तों, हम सब मिलकर स्वागत करते हैं मिस्टर सौरभ पाल का। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू ललित भाई, थैंक यू टू ऑल ऑफ योर व्यूअर्स, ऑल ऑफ योर कम्युनिटी। जैसा कि मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था, मैंने काफ़ी कुछ देखा आपके प्रोफाइल में। हाइक स्पेशलिस्ट आप लिखते हैं और मैंने व्यूज़ भी देखे, लोगों के रिव्यूज़ भी देखे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग काम आप कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम उस इंटरेस्टिंग काम पर आए, मैं थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड में जानना चाहूँगा कि आप बचपन में कैसे थे, आपकी एजुकेशन कैसी हुई, आपकी फैमिली का माहौल कैसा था, क्योंकि आज आप जो हैं ये तो एक फल है, ये एक फ्रूट है, लेकिन इसका बीज कहाँ से डला मैं वो ज़रूर जानना चाहूँगा। तो थोड़ा सा आप हमें अपने बैकग्राउंड के बारे में, बचपन के बारे में बताएंगे। ओके, सो बचपन एज यूजुअल, ठीक है। हम सभी लोग एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत ही लाइक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल, सबकी डेफिनेशन अलग है। so, उस वाले बैकग्राउंड से आते हैं, तो घर में वही देखा है कि भैया आपने पूरा टाइम पढ़ाई करनी है, पूरा टाइम एजुकेशन पे जानी है, आपने एक अच्छी जॉब करनी है, ठीक है, अच्छी जॉब करनी है। तो वो जॉब अच्छी जॉब करनी है, अच्छा पैसा कमाना है, वो वाला चीज़ सेटलमेंट थी। शुरुआत हुई स्कूल से, लेकिन बचपन से मेरे को प्रॉब्लम थी, पता नहीं पैदा होने के बाद ही थी तुरंत या बाद में हो गई, तो हकलाने की और तुतलाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। ओके। तो ऊपर की जो लाइन है ना, क ख ग घ ण, तो वो अलग ही निकलती थी। तो मैं अपने दादाजी नाना जी को बोलता था, भाई मेरे लिए कार लेके आना। तो वो सामने उनको लगता था, अच्छा तेरे लिए तार लेके आनी है। तो मेरे नाना जी पूछते थे, अच्छा भाई कितनी लंबी तार लेके आऊँ, ठीक है। तो वहाँ से वो दिक्कत थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि स्कूल में, बाकी जगहों पर मैं बोलता ही नहीं था। तो मेरे को ये था कि यार जैसे ही बोला मजाक उड़ा, टीचर अलग मजाक उड़ा रही है, लड़कियां अलग मजाक उड़ा रही हैं, लड़के अलग मजाक उड़ा रहे हैं। तो एक पर्सनैलिटी, मतलब एक शुरू से, जब बचपन में ना सबसे ज़्यादा आपका न्यूरॉन जो सिस्टम होता है बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है जी। तो वहाँ से ऐसा हो गया कि तेरे को बोलना ही नहीं है। ओके। हाँ, जैसे तू बोला तू तुतला रहा है। तो मतलब ये बचपन में, मतलब कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं आप की? जब मतलब स्टार्टिंग में LKG, UKG, फर्स्ट सेकंड, और ये मेरे को 6-7 फर्स्ट सेकंड 6-7 तक बचपन से था आपको स्कूल में इस तरीके की चीजें झेलनी पड़ी। तो मैं ये जानना चाहूंगा सौरभ, स्कूल में टीचर्स या आपके साथ के क्लासमेट्स आपका मजाक उड़ाते होंगे, तो उस समय आप क्या महसूस करते थे और आपके मन में क्या आता था उस समय पर? कुछ आप हमें बता सकते हैं, आपके दिमाग में क्या चलता था उस समय? एक ही चीज़ आती थी दिमाग में कि भाई मैं किसी गलत चीज़ के साथ पैदा हुआ हूँ, लाइक मेरे को कुछ ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। तो सिर्फ एक ही तरीका है यहाँ पे सस्टेन करने का कि भाई आप चुप रहो। ओके। जैसे ही आपने मुंह खोला तो वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो चुप रहो, शांति से पढ़ाई करते रहो, शांति से वो करते रहो, बोलो मत, बाकी सब काम करते रहो। तो वो चीज़ मेरे अंदर घर कर गई थी। मतलब अंदर सबकॉन्शियस लेवल पे इतना ज़्यादा बैठ गया था, भाई जैसे ही बोला काम खत्म। तो आपके माइंड में ये आया कि भाई मुझे बोलना नहीं है, हाँ। मुझे कम से कम बोलना है। तो इसी को हम लोग एक नाम देते हैं इंट्रोवर्ट, है ना। ऐसे लोग जो बहुत कम बोलते हैं, और शायद वो आपके बचपन में जो जितना मजाक उड़ाया गया उस चीज़ की वजह से हुआ। तो इसका असर आपकी एजुकेशन पर या आपकी हेल्थ पर आया क्या कोई? नहीं, एजुकेशन और हेल्थ पे नहीं आया, क्योंकि घर का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा था, सब लोग बहुत सपोर्टिव थे। तो और शुरू से माता जी पढ़ाती थी, ठीक है। तो एजुकेशन और वो सब एग्जाम मतलब अबव एवरेज है, 70-75 आ जाते थे ठीक ठाक। तो ऐसा जो इस पे हेल्थ पे, एजुकेशन में इम्पैक्ट नहीं आया। लेकिन एक चीज़ मेरे को समझ आ गई कि भाई बोलना नहीं है। और मेरे को वो इंट्रोवर्ट जो आप शब्द बता रहे हो, वो मैं इंट्रोवर्ट बन गया। और टिल लाइक अभी 3 साल पहले तक आई वॉज एन इंट्रोवर्ट। 3 साल पहले तक? हाँ। 2020 तक मैं एक जबरदस्त इंट्रोवर्ट आदमी था। 2020 तक? हाँ। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, कोविड ने आपको कुछ चमका दिया है या कुछ आपके ऊपर ऐसा असर किया है। लेकिन आज की डेट में तो जब मैं आपसे मिला और मैंने आपसे बात की तो इंट्रोवर्ट नाम की तो आई भी मुझे कहीं दिखा नहीं है। खैर एनी हाउ, तो ये यात्रा जब आपने बताया कि आप इंट्रोवर्ट थे, आप हकलाते थे, लोग मजाक उड़ाते थे, तो ये ठीक कब हुआ और कैसे हुआ? ओके, सो मैं आई थिंक अराउंड 7th क्लास में था, 7th स्टैंडर्ड में था। पीतमपुरा में एक स्पीच थेरेपिस्ट के पास मेरे फादर मेरे को लेके गए थे,
और उस टाइम पे 18-20 साल पहले वो 1500 या 2000 रुपये उसने 1 घंटे का चार्ज, मतलब एक क्लास का, एक सिटिंग का क्लास चार्ज बताया था, और उसने बोला 15 से 20 क्लासेज में मैं आपको ठीक कर दूंगा। तो वहाँ से वो पैटर्न समझ में आया कि उसने मेरे से बुलवा के देखा। तो ये जो हम बोलते हैं ना, जैसे क, मेरा ऊपर का लाइन डैमेज था, क ख ग वाला, तो उसने मेरे से बुलवा के देखा, मैं क को त बोल रहा था। तो जैसे हम क बोल रहे हैं, क ख, तो हमारा जो टंग है वो बीच में लटका हुआ है, वो कहीं ऊपर नहीं जा रहा, कहीं नीचे नहीं जा रहा। और जब मैं क को त बोल रहा था तो वो ऊपर फ्लिप मारता था, त थ ध ऐसे। तो उसको समझ में आया कि इसका टंग को मेरे को यहाँ रोकना है। और वो चीज़ मेरे फादर ने, मेरे डैडी ने बहुत ज़्यादा जल्दी पिक कर ली कि अच्छा ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है। बस फिर घर आए, डैडी ने वो 15 सीटिंग जो डॉक्टर को लेनी थी, और डैडी ने 15 सीटिंग अगले 2 दिन में ले ली मेरी। तो वो 3-4 दिन में सब एकदम रैप अप हो गया। मेरे को उन्होंने बोला कि टंग, जीभ को पकड़ो और फिर बोलो, क ख ग, वो सब सेटल हो गया 2-3-4 दिन में। तो जिस प्रॉब्लम से मैं 10-12 साल तक जूझता रहा, वो 2 दिन में ठीक हो गई। और इसी से लाइक हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारी ऑडियंस है जो देख रहा है, हमें लगता है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, हमें लगता है कि साला ये नहीं हो पा रहा लाइफ में, ये नहीं हो रहा, या फिर यहाँ हम अटके हुए हैं। लेकिन अगर आप एक बार पर्सपेक्टिव चेंज करोगे, एंगल चेंज करोगे, आप उससे कुछ बड़ा देख पाओगे। जी, बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि जब हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं तो हमारे को कुछ अलग ही दुनिया दिखाई देती है। वंडरफुल। तो ये रहा आपके बचपन के बारे में, और इसके बाद आप क्या बनना क्या चाहते थे? आपका बचपन से ड्रीम क्या था? जब मैं वो क ख ध नहीं मेरे बोल पाता था, और मैं एक इंट्रोवर्ट बनता चला जा रहा था, और मैं मतलब एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता अपने आप को, तो वहाँ से ना मे भी हो सकता है नोइंगली अननोइंगली मेरे दिमाग में वो एक विजन या एक ड्रीम बनने लगा कि भाई ये जो स्टेज पे बोल रहे हैं ना लोग, मैं तो बोल ही नहीं पा रहा, मैं तो 2 लोगों के सामने नहीं बोल पा रहा, लेकिन जो स्टेज पे बोल रहे हैं लोग खड़े होके 50, 100, 200, 500, 1000 लोग, ये बहुत कुछ बड़ा है। मतलब अगर ये पा लिया तो ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया। तो वहाँ से वो मेरा विजन बनने लगा कि भैया मतलब लोगों को एम्पावर करना है, बोलना है, इम्पैक्ट करना है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि मैं उस चीज़ में फंसा हुआ था ना कि भाई नहीं बोल पा रहे अब 2 लोगों के सामने, तो वहाँ से वो ड्रीम बिल्ड होना चालू हो गया। ओके, सो आपका ये ड्रीम था कि आप एक स्पीकर बने, पब्लिक स्पीकर बने, ये आपका ड्रीम था? पब्लिक स्पीकर बने, और कुछ तो भी लाइक उनको ऐसा कुछ लोगों को देना है जिससे कि उनकी लाइफ में इम्पैक्ट आए और बदलाव आ जाए। तो ये शुरू से ही आपके माइंड में था? यस। गुड। तो ये आपकी स्कूलिंग और कॉलेज का शायद ऐसा रहा। तो इसके बाद आपने, जैसा कि मैं देखा आपका प्रोफाइल, आपने जॉब्स किए कुछ, तो जॉब करते करते आप दुबई शिफ्ट हो गए। तो दुबई मतलब ऐसा क्या आपको दिखाई दिया, क्यों आप गए, और क्या मतलब उसके पीछे कारण मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनका सपना है कि जी मैं फॉरेन कंट्री में जाऊं, वहां जाकर काम करूं। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूं। ओके, सो जब मैं कॉलेज पास आउट किया, काफ़ी सारी जनता जो देख रही होगी, हमारे प्यारे लोग, वो बीटेक वगैरह में करवाते हैं अपने बच्चों को, या फिर बहुत सारे जो लोग बीटेक कर चुके हैं वो देख रहे हैं। तो बीटेक करने के बाद ना, बीटेक करने के टाइम पे बंदे के दिमाग में एक चीज़ होती है कि जो बीटेक करके निकला उसका 3 लाख का सैलरी लगेगा, 3 लाख सालाना सैलरी, है ना। तो वो एक जनरल अपने इंडिया का मैकेनिज्म है कि भाई 3 लाख के आसपास आपका पैकेज लगेगा, मतलब 25,000 रुपये महीना। तो वो दिमाग में सेट था कि भाई यहाँ से बीटेक करेंगे तो 25,000 रुपये महीना तो कहीं नहीं गया, ये तो श्योरिटी है, ठीक है। कॉलेज कंप्लीट किया, उसके बाद इंटरव्यू देने स्टार्ट किए, अराउंड 40 से 50 इंटरव्यूज़ दिए, कुछ क्लियर नहीं हो रहा था। ले दे के HCL में बात बनी, मैंने HCL नोएडा ज्वाइन किया, और वहाँ पे मेरे को सैलरी मिला 10,552 रुपये महीना। ओह माय गॉड। तो जो मैं बीटेक करने के बाद 10,552, ये कौन से सन की बात है? ये 2015 की बात है। 2015, ओके। तो 2014 में मैं अपना फाइनल ईयर में था, सब पास आउट वगैरह किया, काफ़ी एक गैप हो गया था, और लाइक इंटरव्यूज़ दिए, नहीं हो पा रहा था। 10,550 से शुरुआत किया। तो वो जो एक मिथ था ना कि भैया 25,000 रुपये तो लाइफ में आएगा, बीटेक किया 25,000 रुपये लाइफ में आएगा, वो वहाँ से ब्रेक हुआ कि यार जो आप सोच के चल रहे हो, कुछ तो भी ऐसा हो सकता है कि जब आपकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ज़ीरो, आप एकदम लाइक यू टर्न। और फिर वहाँ से मुझे समझ आया कि यार नहीं, मेरे को अपने स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। जैसे आपके चैनल के थ्रू, आपके ऑडियंस के पास जो आप लोगों को एम्पावर कर रहे हो, नॉलेज लेके आ रहे हो, उनको एक अलग अलग एंगल के आप चीज़ें दिखा रहे हो, दिस कम्स अंडर सेल्फ एजुकेशन। सेल्फ एजुकेशन है, जो ज्ञान हमें स्कूल में, कॉलेज में इधर उधर नहीं मिला, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अलग अलग जगहों से जब लोगों को सीखने को मिल रहा है, तो लाइफ का ग्रोथ जो है ना, वो बिल्कुल ऐसा एक्सपोनेंशियल जाता है एज़ कम्पेयर टू जो हम स्कूल कॉलेज में चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो बहुत ही लाइक एक लीनियर ग्राफ के तौर पे जाता है। तो वहाँ से समझ में आया कि यार मेरे को अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तो वहाँ से मैं टेक्नोलॉजीज़ पढ़ना चालू किया, अलग अलग चीज़ें, बैकग्राउंड वाली चीज़ें पढ़ना चालू किया।
किया, देखा कि भाई इंडिया में आप कितना मैक्सिमम जॉब और कितने उस पर जा सकते हो। जब आप एक बहुत ही लोअर बैकग्राउंड और लोअर कॉलेज से निकले हो तो क्या कर सकते हो। फिर वहाँ से मुझे लगा कि यार इंडिया से बाहर भी जाया जा सकता है। वो एक ऐसा चमकता सितारा दिखता है ना लोगों को, सभी को दिखता। देखो मैं आपको इंडियंस की बात बताऊं तो ज्यादातर लोगों का ये सपना है कि यहाँ पढ़ाई लिखाई करके और किसी फॉरेन कंट्री में कोई बढ़िया सी जॉब मिल जाए, वहीं सेटल हो जाए। वो चकाचौंध जो है ना विदेशों की, वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है। तो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? तो वो मेरे को अट्रैक्ट कर रही थी काफी टाइम से। फिर मैंने एक प्रोसेस फॉलो किया, हम अभी अपने ऑडियंस को बताएंगे भी आप भी कैसे अप्लाई कर सकते हो ना। सो वहाँ से मैंने देखा कि यार ये नौकरी प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन प्लेटफॉर्म है, इस पे लोग जॉब पे के लिए जाते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन और भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि सिमिलर प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ से आप एटलीस्ट इंडिया के आजू बाजू वाली कंट्रीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आसानी से ले सकते हो। तो मेरे पास एक मलेशिया से ऑफर था, एक सिंगापुर से ऑफर था। ऑफर सिंगापुर वाला आया नहीं था, लेकिन सब कुछ फाइनलाइज हो गया था। और फिर ये दुबई वाला मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई थी। तो उसके लिए जैसे हम नौकरी ऐप पे अकाउंट बनाते हैं भाई, नॉर्मल सा एक अकाउंट बनाते हैं, लिंक्डइन पे एक नॉर्मल सा अकाउंट बनाते हैं, ऐसे ही आजू बाजू कंट्रीज़ की जॉब्स के लिए होता है नौकरी गल्फ। जैसे नौकरी का आप मोबाइल में ऐप डालोगे, देखोगे तो ब्लू कलर का ऐप होता है, नौकरी लिखा हुआ रहता है। सेम ऐप का दूसरा एक्सटेंडेड वर्जन है नौकरी गल्फ, जो कि मिलेगा ग्रीन कलर से। सब कुछ सेम, ब्रांडिंग सेम, कंपनी सेम है, नौकरी गल्फ। एक दूसरा होता है टैलेंट गल्फ, ठीक है। तो टैलेंट गल्फ पे आप अपना अकाउंट बना सकते हो, नौकरी गल्फ पे आप अपना अकाउंट बना सकते हो। तो यहाँ से, और एक इंडीड है जिसको हम बहुत ही लोअर कैटेगरी का समझते हैं इंडिया में, लेकिन indeed.com से भी बहुत सारे मेरे को आउटसाइड इंडिया के अपॉर्चुनिटीज़ आए थे। तो जब भी आप अपनी जॉब हंट कर रहे हो, जॉब सर्च कर रहे हो, कुछ ना कुछ अपने लाइफ में कर रहे हो, तो इन तीनों प्लेटफॉर्म से भी आप अपना अकाउंट बनाओ और वहाँ से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, वैकेंसीज आने के चांसेस होते हैं। जी, वंडरफुल। तो इस तरीके से आप दुबई चले गए। तो उसके बाद अब आपको, चलो एक चीज तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है भाई मेरे अंदर ये टैलेंट है, बट उस टैलेंट को पब्लिक तक पहुंचाने का जो टेक्निक थी वो आपने कैसे और कहां से सीखी? वो जो टेक्निक थी, हम लोग सभी एक नॉर्मल वाले बैकग्राउंड से आते हैं। पढ़ाई, स्कूल कंप्लीट करो, कॉलेज कंप्लीट करो, जॉब करने लग जाओ, 4-5-6 कंपनियों में जॉब किया, तो ये वाले स्किल्स है ही नहीं, पता ही नहीं है लाइक और क्या होता है ना। बोलना कैसे है, समझाना कैसे है, सामने वाले को एक्चुअल में रिजल्ट्स तक कैसे लेके जाना है। तो वहाँ पे आता है अपना सेल्फ एजुकेशन, सेल्फ इन्वेस्टमेंट और मेंटोरशिप वाली बात। तो मैंने शुरू किया, काफ़ी लोगों से मेंटोरशिप, ट्रेनिंग वगैरह खुद से लिया। अपने आप को पहले प्रिपेयर करने के लिए मैंने 2-3 लोगों को पकड़ा, उनसे मैंने सीखना चालू किया। 1-2-3 साल मेरे को लगे कि मैं उनसे पैरेलली अपनी जॉब के साथ साथ सीखता रहा कि कैसे समझाना है, कैसे बोलना है, कैसे पब्लिक स्पीकिंग करनी है, कैसे वीडियोस बनानी है। तो वीडियो मेकिंग एक ऐसी चीज़ थी, आज के टाइम पे अगर कोई एक वीडियो देख रहा है, फिर आज इस 2023 में डिजिटल प्लेटफॉर्म में अगर कोई है और वो वीडियो नहीं बना रहा, तो वो मैं क्या बोलूँ भाई, वो आप मूर्ख हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन योर फेस, आप मूर्ख हो अगर आप वीडियो नहीं बना रहे हो, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की लेवरेज को नहीं अगर ले पा रहे हो। वीडियो मेकिंग से मेरा कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ, मेरे स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव हुए, मेरी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बेहतर होती चली गई। मेरे में ये वाला आ गया कि भैया मैं अपने आप को देख सकता हूँ। इंसान अपने आप को नहीं देख पाता। सबसे बड़ा फियर है अपना मौत, उसके बाद पब्लिक स्पीकिंग, उसके बाद कैमरा फेसिंग। तो वहाँ से मुझे लगा कि यार ये कुछ ऐसा है और मैं अपने मैसेज को लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। तो वो पूरा सेल्फ लर्निंग, एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट, मैंने मेंटोर चूज़ करे, उनके साथ लर्न किया। तो वहाँ से क्या होता है, आपका जर्नी थोड़ा तेज जाता है। जब आप किसी मेंटर को, किसी बंदे को चूज़ करते हो, तो वो फिर आप तेज़ी से ग्रो कर पाते हो। जी, तो इस तरीके से आप, मतलब आपकी जो टोटल अभी आपने जो जर्नी बताई, उसमें वीडियो मेकिंग पर आपने सबसे ज़्यादा जोर दिया। और यही मुझे भी लगता है सौरभ कि आज की डेट में, दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आज जब सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो चुका है, तो आज के समय में वीडियोस जो हैं वो सबसे पावरफुल टूल हो गया, जहाँ पर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपके पास कोई भी आइडिया आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं। और जितने भी लोग अगर अभी भी वीडियो बनाने में शर्माते हैं, पब्लिक स्पीकिंग की दिक्कत है, तो आप कहीं से कोचिंग लीजिए, सीखिए। यहाँ तक कि हम लोग भी सिखाते हैं, मैं खुद एक कम्युनिकेशन कोच हूँ, लेकिन आप सीखिए, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग इस दुनिया का सबसे पावरफुल टूल है। आप अपनी लाइफ में कुछ भी करें। तो अभी जैसा मुझे पता चला, आपने अपनी कम्युनिटी बनाई है, और आपकी कम्युनिटी में अभी आपने कितने स्टूडेंट्स को अभी तक पढ़ाया है पिछले 3 साल में? पिछले 3 साल में हमने अराउंड हमारे जो वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग जो अटेंड किए हैं, वो 2,36,000 लोग हैं। 2,36,000 लोगों को आप भारत में ये सिखा चुके हैं कि जॉब में हाइक कैसे लेनी है। तो मुझे ये नहीं समझ आता यार, ऐसी कौन सी टेक्निक है आपके पास? लोग बैठे रह जाते हैं 10-10, 20-20 साल, उनकी प्रमोशन नहीं होती है, और ऐसे में आप कहते हैं कि कितने टाइम में डबल करवा दोगे आप?
3 से 6 महीने। 3 से 6 महीने में आप सैलरी डबल करा देते हैं, ये कैसे हो सकता है? ये मुझे तो लगता है कि ये सच बताऊं कि ये तो एक पैसा कमाने का एक स्टंट है, ये एक मार्केटिंग का एक होता है ना टैगलाइन है। तो ये एक टैगलाइन है। 3 से 6 महीने में डबल कैसे पॉसिबल, मुझे थोड़ा सा आप बताएंगे पॉसिबल कैसे है? सबसे पहला तो ये है कि एक्चुअल में आपको जो गेम है ना, आपको अपना पैसा बढ़ाना है, आपको अपनी सैलरी बढ़ानी है, कॉम्पनसेशन बढ़ाना है। तो सबसे पहला जो बंदा हार जाता है या फिर लाइक लूज़ कर जाता है उस बैटल को, वो खुद से ही कर जाता है। क्योंकि हमने, हमारे जो एचआरस हैं, हमारे जो रिक्रूटर्स हैं, हमारे जो मैनेजर्स हैं, उन सब ने माहौल ऐसा बना रखा है कि भाई 10% ही इंक्रीमेंट मिलेगा अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, मार्केट स्टैंडर्ड 10 से 20% ही है। तो वो हम इतनी बार सुन चुके हैं कि हमारे अंदर, जैसे मैं जब तोतला था तो मेरे अंदर वो बात घर कर गई थी कि भाई तू बोलने के लिए नहीं बना। तो वो हमारे आजू बाजू ऐसा बना दिया गया है माहौल कि भैया 10 से 20% इज द मार्केट स्टैंडर्ड। लेकिन जो भी हमारे लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते हैं, उनको सबसे पहला मिथ ब्रेकर ये देते हैं कि भैया मार्केट स्टैंडर्ड कुछ नहीं होता, आपने अपना स्टैंडर्ड खुद बनाना है। ठीक है, आप चाहे 50% लो, 100% लो, नहीं ये ठीक है, ये तो आपने मिथ ब्रेक की, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन आप ऐसी कौन सी टेक्निक सिखाते हैं भाई, ऐसा कैसे होता है? मैं वो कुछ जानना चाहूंगा, कुछ 2-3 चीजें हमारे व्यूअर्स को भी बताइए। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले तो सैलरी नेगोशिएशन आता है। ओके, ठीक है, कि भाई आप एचआरस के साथ कैसे सैलरी नेगोशिएट करोगे। ठीक है, दूसरा उसमें आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो हम लोगों को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पूरा लाइक एंड टू एंड सिखाते हैं कि भाई एचआर ने ये बोला कि भाई नहीं, आपको अगले 15 दिन में ज्वाइन करना है, आपकी पुरानी कंपनी आपको 30 दिन में छोड़ रही है, आप 15 दिन में कैसे ज्वाइन करोगे? तो इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शंस क्रिएट होते हैं। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक वन ऑफ द टूल कि अगर उसको हमने समझा देखा तो हम आगे लेके जा सकते हैं। ऐसे ही सैलरी नेगोशिएशन इज़ वन ऑफ द टूल कि आप कैसे आगे जाओगे और कैसे नेगोशिएट कर सकते हो एचआरस के साथ। तीसरा जो हम चीज़ उसमें डालते हैं वो होता है फॉलोअप। तो फॉलोअप करने में लोग कतराते हैं, लोग घबराते हैं, किसी और कंपनी में इंटरव्यू भी दिया, नहीं कॉल आ रही, नहीं बात हो रही, ऑफर लेटर नहीं आया। तो फॉलोअप का एक पूरा साइंस है कि आप कैसे कैसे हुक करोगे लोगों को, कैसे एंगल डालोगे, क्या कंटेंट डालोगे, सब्जेक्ट लाइन में क्या डालोगे, सबसे ज़्यादा आप मेल्स आपकी वो खोले, आपके पढ़े। बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं, अब जीमेल लोग डालते हैं इंटरव्यूअर को, एचआर को, उनको पता ही नहीं पड़ता कि बंदे ने ईमेल खोला, रिप्लाई किया, नहीं किया, कुछ तो भी नहीं है। ठीक है, तो उस टाइप के mailer.io करके कुछ तो भी टूल्स होते हैं, गूगल क्रोम एक्सटेंशन में बंदा यूज़ कर सकता है। आप ये जीमेल से मेल डालोगे, आपको पूरा पता पड़ जाएगा एचआर ने खोला, पढ़ा, कितनी बार देखा, कितनी बार नहीं देखा, उसके बेसिस यहाँ तक की ट्रैकिंग हो जाती है। उसके बेसिस पे आप सीधा उनको मेल डाल सकते हो। एज आई हैव ड्रॉप्ड यू एन ईमेल, मैंने आपको 2 दिन पहले जो ईमेल डाला था, ठीक है, आपने देख भी लिया है वो ईमेल, एंड आई वुड लाइक टू हैव अ रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। अब अगर सामने वाले को आप ऐसा ईमेल डाल रहे हो क्योंकि आपके पास पूरा ट्रैकर है, पूरा डेटा है, सामने वाला कहेगा साला इसने पता कैसे लगाया। अरे वाह, अरे वाह, सो आपने बहुत जबरदस्त चीजें क्रैक कर ली हैं। गुड गुड गुड। सो चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि इन सब चीज़ों का नेगोशिएशंस, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलो अप, ये सब चीज़ें करके 3 से 6 महीने में, चलो डबल नहीं भी मानते तो कम से कम उसका आधा तो 70-80% तक तो पहुँच ही सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो सौरभ, मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आपके पास हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जिनको आप सिखाते हैं और हज़ारों लोग और आपके पास आएंगे क्योंकि ज़्यादातर लोग जॉब करते हैं। Correct. तो इस सारी यात्रा में अगर मैं आज आपसे एक चीज़ पूछूं कि आज आप हमारी यूथ को, जो लोग जॉब करते हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे कि उनकी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन आए? ओके, यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, लाइक आपको जॉब चेंज करना है, आपको अपना कुछ स्टार्टअप करना है, आपको कुछ तो भी करना है लाइफ में, सबसे बड़ा दिक्कत है प्रोक्रेस्टिनेशन जी, कि बंदा हाथ पे हाथ रख के बैठा रह जाता है, सोचता रह जाता है बड़े बड़े। और बहुत सबसे बड़े दिक्कत ये है, आप किसी से भी बात करोगे वो कहेगा यार ये जोमेटो वाला आइडिया मेरे पास भी था, ठीक है, ये ओला उबर वाला तो मैंने सोच के पूरा मैपिंग बना के, लेआउट बना के छोड़ दिया, है ना। तो लेकिन ये सारी आइडियाज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है जब तक आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे हो। तो प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करने का सबसे बढ़िया और सबसे सिंपल फार्मूला ये है कि भाई आप ये सोचो कि आपके जो माँ बाप हैं, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपके दादा दादी, जो भी आपके घर में हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है, वो दिन प्रतिदिन बूढ़े होते जा रहे हैं। ये एक सच्चाई है, और हर एक दिन किसी ना किसी ने उसने चला ही जाना है, इससे हम वापस नहीं, मतलब इससे हम मुंह नहीं फेर सकते, हर एक बंदे ने जाना है। तो एक एक दिन, एक एक हफ्ता, एक एक महीना अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो और आप चीज़ों को टाल रहे हो, डीले कर रहे हो, तो आप उस बंदे को, आपके माँ बाप या आपके दादा दादी या जो भी आपका वो लव्ड बंदा है, वो एक दिन उसने चले जाना है और वो एक दिन, एक एक हफ्ता बूढ़ा होता चला जा रहा है। आप
उसको जो डिजर्व करते हो ना, उसने आपके लिए बहुत सेक्रीफाइसेस करे हैं, ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस फॉर यू। आप उसके लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हो और वो एक दिन इस ज़िंदगी से ऐसे ही चला जाएगा। तो अगर आप अपने आप को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, डिले कर रहे हो, भाई उस एक इंसान का चेहरा अपने दिमाग के आगे लाओ, वो डिज़र्व करता है एक बेहतर लाइफ, और वो सिर्फ आप ही दे सकते हो उसको, और कोई नहीं दे सकता। उसने अपना रोटी, खाना, बारिश, हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ किया आपको सुख देने के लिए। अब आप अपने लिए नहीं कर सकते तो भाई कम से कम उसके लिए करो। यानी कि आप ये कहना चाहेंगे कि जो प्रोक्रास्टिनेशन है, जो आलस करते हैं लोग, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, उन्हें कुछ करना चाहिए। अपने लिए नहीं भी करना चाहते, कम से कम अपने पेरेंट्स के लिए, अपने परिवार के लिए करें। अमेजिंग, अमेजिंग। सो दोस्तों, यकीन मानिए ये वो लोग हैं जो हमारे भारत को एक सुपर पावर बनाने में योगदान दे रहे हैं। क्योंकि जब देखिए भारत के लोग ग्रो करेंगे तो ऑटोमेटिकली भारत ग्रो करेगा। और हमेशा से तरक्की में जब भी हम किसी व्यक्ति की बात करें, किसी देश की, समाज की बात करें, तो वहां पर सिर्फ एक चीज हम सबको आगे बढ़ाती है, और वो है ज्ञान, वो है नॉलेज। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही लोगों को आपसे मिलवाता हूं जो हमारे समाज में नॉलेज दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, किसी भी तरीके से हमारे देश की उन्नति और प्रगति में योगदान दे रहे हैं। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आज का हमारा एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। आप जरूर देखते रहें, हर हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय मैं आपको किसी न किसी एक जबरदस्त पर्सनालिटी से मिलवाने वाला हूं, जिनकी जिंदगी से हम सीखेंगे और हम सब आगे बढ़ेंगे। देखते रहिए जज्बा कुछ कर गुजरने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू।